ऑल, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम मैं बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ बट मैं आरबीआई के लिए एस्पायर कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँ, या फिर मैम मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मैं जानता ही नहीं हूँ इकोनॉमिक फाइनेंस क्या होता है, बट डेफिनेटली मैं किसी और एग्ज़ाम के लिए एस्पायर कर रहा हूँ, आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट, या फिर मैं लास्ट ईयर कॉलेज में हूँ, मैं कैसे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकता हूँ या फिर कैसे मैनेज कर सकता हूँ, बिकॉज मैं फुल फ्लेजेड आरबीआई के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे पास क्रंच ऑफ टाइम है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ भी है और उन स्टूडेंट्स के साथ भी है जो या तो लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में है या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रेटी इनफ, देखो कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके पास एस्पिरेशन है, आपकी एक ड्रीम है आरबीआई तक जाने की, तो डेफिनेटली आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो इन दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई हेल्प यू आउट ओवर हेयर कि आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को अप्रोच कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू इज अप्रोच बनाओ, एक अप्रोच सेट करो। कैसे हो सकती है? स्मार्ट प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग इज द की। प्लान कैसे करना है? बाय प्लान आई सिंपली मीन्स सिलेबस को पढ़ो और इतना पढ़ो कि वो मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए, ताकि जब न्यूज़पेपर खोलो, कोई भी करंट अफेयर इफ यू आर कमिंग अक्रॉस, आपको पता हो कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तभी पता चलेगा जब सिलेबस हमेशा यहाँ पे हो। तो याद करने के लिए क्या करो, जहाँ भी पढ़ने बैठते हो या कहीं पे भी जहाँ पे आपकी नज़र बार बार जाती है, सबसे पहले वहाँ पे जाके सिलेबस चिपका दो। वन थिंग। नेक्स्ट थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट। अगर कोई आपको कह रहा है कि पूरा एक दिन लगा के क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े, टाइम वेस्ट था, नहीं, यही तो टाइम यूटिलाइजेशन है। अगर आपको यही नहीं पता एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, देन यू आर फॉल्टरिंग। आप प्रिपरेशन किस चीज़ की करें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, टारगेट्स बनाओ। पढ़े जा रहे हैं बट यू डोंट नो कि एग्जाम डे तक, डी डे तक वील बी एबल टू कंप्लीट और नॉट, तो उसके लिए टारगेट्स होना बहुत ज़रूरी है। टारगेट्स ऐसे हों जो मेजरेबल हो और रियलिस्टिक हो। रैशनल टारगेट्स होने चाहिए। अगर मेजरेबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, मैं 12 घंटे की नौकरी करता हूँ, उसके बाद मैं बैठ के 12 घंटे पढ़ने वाला हूँ, अनरियलिस्टिक, इरैशनल टारगेट्स, यू विल नेवर बी एबल टू अचीव इट। और इसीलिए टारगेट्स डेफिनेटली ऐसे सेट करो कि एक नॉच हायर हो आपकी कैपेसिटी से, ताकि आपको हमेशा से एक बूस्ट मिलता रहे कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। बट अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए, इरैशनल तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग, टारगेट कुछ भी अगर सेट करना है, द की इज़ द टाइम टेबल। इफ़ एट ऑल आप टाइम टेबल बना पा रहे हो, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला पा रहे हो, देन डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो। टाइम टेबल इज़ मस्ट। तो आप अपने लिए खुद का टाइम टेबल बना सकते हो, वरना एक वीडियो है चैनल पे, आप जाओ वहाँ पे, वो 4 दिसंबर से टाइम टेबल स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा उसे ट्वीक करोगे क्योंकि थोड़े 2-4 दिन ऊपर हो गए हैं, तो वैसे भी टाइम टेबल में बहुत सारी बफर डेज है, तो आप उन बफर डेज को यूज़ कर सकते हो जो भी आपका टॉपिक रह गया हो। एनीवेज, मूविंग अहेड। नेक्स्ट थिंग इज टाइम बाउंड मैनर में यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम का तो क्रंच है, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। टाइम का क्रंच है, दैट सिंपली मीन्स यू हैव टू स्टडी स्मार्टली। स्मार्ट स्टडी इज द की ओवर हेयर। एक गवर्नमेंट स्कीम है, 150 पेज का डॉक्यूमेंट है, कैसे पढ़ोगे? पॉसिबल ही नहीं है। और क्या सही में इतना वर्थ है कि आप पूरा 150 पेज सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम का डॉक्यूमेंट पढ़े? तो ऐसे तो 200 स्कीम्स है, अब खुद ही कैलकुलेट कर लो। हो सकता है किसी गवर्नमेंट स्कीम में 80 पेजेस हों, पर फिर भी इतना पढ़ना क्या वर्थ है? डेफिनेटली नॉट। बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करो, स्टडी स्मार्टली। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीकेंड्स को छुट्टी कंसिडर मत करना, एक अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना। जहाँ पे आप छुट्टी नहीं मना रहे हो, यू आर यूटिलाइजिंग दैट टाइम बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। वन थिंग कैन बी रिविजन एंड द अदर थिंग कैन बी जो भी लेफ्ट ओवर टॉपिक्स है। जैसे कोई वर्किंग एस्पिरेंट है, हो सकता है किसी दिन वो बैंक में काम करता है, बहुत ज़्यादा काम था, वो नहीं कंप्लीट कर पाया अपना टारगेट, तो ये वीकेंड वो टारगेट कंप्लीशन के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉक्स देने के लिए is also a time that is weekend only. Next thing is consistency and perseverance. This is the key. इसको स्टार मार्क करके रख लेना। प्रिपरेशन के दौरान 6 मंथ्स का टाइम टेबल है, इस दौरान कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, या आई एम नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन। उस टाइम पे ये ज़रूर याद रखना, जो भी एंड तक बना रहेगा वो ही होगा जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा। देयर विल बी सम डेज जहाँ पे आप काफ़ी लो फील करोगे, नॉर्मल है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं, बट वन थिंग इज़ क्लियर, कंसिस्टेंट रहना। 1-2 दिन अगर बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि यार अब मैं थक गया हूँ पढ़ के, या फिर कुछ और करना चाहता हूँ, सब्जेक्ट चेंज कर लो, कुछ और पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई अच्छी बुक पढ़ लो,
बट कंसिस्टेंसी कभी मत लूज़ करना। अगर एक बार सोचा है कि मैं दिन में 4 घंटे निकाल लूँगा तो ट्राई करो कि निकाल ही लो, क्योंकि दिस इज़ द बेयर मिनिमम यू कैन गिव टू एन एग्जामिनेशन। अगर कोई सही में एस्पायर कर रहा है आरबीआई ग्रेड बी जैसी जॉब के लिए, तो कुछ ना कुछ आपको अपनी तरफ से सैक्रिफाइसेस तो करने ही होंगे, एंड दैट सैक्रिफाइस इज़ योर वीकेंड्स ऑल्सो। तो वीकेंड्स या फिर कोई भी छुट्टी, जैसे अभी क्रिसमस की छुट्टी आएगी, तो आप बैठ नहीं सकते, आपको चलते रहना होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। नेक्स्ट थिंग, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। 4 घंटे बोले हैं तो ऑब्वियसली वो 4 घंटे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका मैंने टाइम टेबल में भी बोला था और अब दोबारा बता रही हूँ। आधा घंटा सुबह आशीष सर की क्लास होती है, कभी कभी 40 मिनट होती है, बट आधा घंटा आप अपने टाइम टेबल से निकालिए और सुबह मॉर्निंग में जो 8 AM पे करंट अफेयर्स आते हैं उनको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट थिंग इज़, आधा घंटा शाम को पीआईबी का सेशन होता है, आप उसको अटेंड कीजिए रेगुलरली, मंडे टू फ्राइडे ये सब सेशंस होते हैं, आप ये अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा 2 घंटे डेली ईएसआई और फाइनेंस को दीजिए। तो क्या करो, दोनों टॉपिक साथ में मत शुरू कर लेना, ये नहीं फाइनेंस भी पढ़ रहा है, मैनेजमेंट भी और ईएसआई भी, कंफ्यूज हो जाओगे। फाइनेंस से शुरू करो, टाइम टेबल देख लेना, मैंने दिया है। फाइनेंस से शुरू करो, कोशिश करो फाइनेंस खत्म हो जाए, उसमें मैंने बताया मिड ऑफ फरवरी तक खत्म हो जाएगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो एंड यू विल बी थ्रू। नेक्स्ट थिंग, QRE क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, इसको रोज़ 1 घंटा दो। अब 1 घंटे आप बोलोगे हो जाएगा कंप्लीट, क्या टाइम टेबल को जाके देखना, क्वांट रीजनिंग के लिए मैंने हर हफ्ते या तो एक क्वांट या फिर एक रीजनिंग का टॉपिक अलॉट कर दिया है। तो आप पूरा 1 हफ्ते अगर क्वांट पढ़ रहे हो, लेट सपोज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यू हैव टू रीड, तो अब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू किए हो, मंडे ट्यूसडे को इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वेडनेसडे थर्सडे को थोड़ा मीडियम लेवल के, और उसके बाद एक नॉच हायर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो बाय दिस एटलीस्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप क्वांट और रीजनिंग तो दोनों रिवाइज कर ही लोगे, ठीक है। और उस टाइम टेबल में देखना आप क्वांट के बाद रीजनिंग इस तरह से है। एनीवेज आप खुद का भी टाइम टेबल बना सकते हो। और जो भी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि क्वांट रीजनिंग उनको आती है, वेल एंड गुड, थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख लेना। तो ये डेली ना करके, ये एक्सरसाइज आप डेली ना करके, बिकॉज अगर आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सरसाइज आप डेली ना करके वीकली एक टेस्ट लगा सकते हो। दैट इज़ द बेयर मिनिमम यू मस्ट डू। हल्के में मत लेना, बहुत सारे कैट क्वालिफाइड लोग भी जब ये आरबीआई ग्रेड बी का क्वांट या फिर रीजनिंग का एग्जाम देते हैं, समटाइम्स दे डू गेट स्टक। वैसे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं होती, 4 मार्क्स ही तो ऑलमोस्ट कट ऑफ है, 4 मार्क्स फॉर क्वांट्स, इतनी सी कट ऑफ, बट नहीं क्लियर हो पाती। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट रहने से अच्छा वीकली टेस्ट दे देना, प्रैक्टिस में रहोगे, यू विल बी थ्रू थॉरो विद दैट। नेक्स्ट थिंग, वीकेंड्स को कैसे यूटिलाइज करना है, रिविजन करना, और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई लेफ्ट ओवर पार्ट हो, कोई लेफ्ट ओवर टॉपिक हो, तो उसको भी यू कैन कंप्लीट इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, फाइनेंस के करंट अफेयर्स सूरज सर लेते हैं, कभी कभी हफ्ते में 2 बार, अगर न्यूज़ ज़्यादा होती है, कभी कभी हफ्ते में 1 बार, तो उनका 1 घंटे का लेक्चर होता है। हो सकता है आप डेली बेसिस पे वो 4 घंटे ना निकाल पाए, तो आप क्या कर सकते हो, वीकेंड पे वो वीडियो, एक 1 आवर की वो वीडियो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के उसे देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग, वीकेंड्स पे कंपाइलेशन सेशंस भी आते हैं, जो पूरे हफ्ते में हमने न्यूज़ पढ़ी, अब मान लो कि कोई नहीं देख पाया उस पूरे हफ्ते में न्यूज़ को, वैसे तो देखना चाहिए, क्योंकि जो डेली बेसिस पे पढ़ेगा वो जब कंपाइलेशन देखेगा उसको याद होगा लंबे समय के लिए, है ना। वो रिविजन सेशन है आफ्टर ऑल कंपाइलेशन, वो आपका फुल फ्लेजेड सेशन नहीं है। बट आप वीकेंड्स पे एक और चीज़ कर सकते हो, वो है कंपाइलेशन। आई टेक compilation session of PIB on Saturdays and Sunday, either Saturday or Sunday, तो आप उसको compilation को एक बार देख सकते हो, that will also be helpful। compilation session होता कितनी देर का है, at max 40-45 मिनट्स का सेशन होता है, इतना तो आई होप कोई भी निकाल सकता है अगर वो डेफिनेटली इसके लिए रिलीजियसली प्रिपेयर करना चाहता है। सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू ऑन योर वीकेंड्स। नेवरदलेस, अब अगर कोई बैंकिंग एस्पिरेंट है तो पहले बात उसके लिए कर लेते हैं। कोई बैंकिंग एस्पिरेंट है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, तो वो अगर देखेगा ना, तो फेज़ 1 का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स उसके कॉमन ही है। मतलब वो ऑलरेडी अपने SBI के लिए या IBPS या किसी भी एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर कर रहा है, तो ये सारे टॉपिक्स तो ऑलरेडी कर ही रहा है, लाइक क्वांट्स, लाइक रीजनिंग, लाइक इंग्लिश, लाइक जनरल अवेयरनेस। क्वांट्स की कट ऑफ ऑलमोस्ट 4 के करीब जाती है, pretty much achievable। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, you will be able to get through it। डेफिनेटली क्वांट का लेवल बाकी सारे बैंकिंग एग्जाम से थोड़ा ऊपर होगा, रीजनिंग का लेवल भी ऊपर होगा। इंग्लिश इस बार थोड़ी सी ईजी आई थी, बट नेवरदलेस
क्वांट और रीजनिंग का लेवल कम होगा इसके कोई चांसेस नहीं है, तो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करो, दैट इज व्हाट यू नो द बेटर थिंग इज। फेज 1 के लिए आई वुड आस्क यू, जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट है वो ये चारों चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है, तो वही चीज़ तो आरबीआई के लिए भी प्रिपेयर करनी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, राइट। आप अगर ये सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा और एफर्ट लगाओ, क्वांट और रीजनिंग में थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो, आप आरबीआई के लिए एटलीस्ट फेज 1 आपका क्लियर है। अब फेज 2 में बैंकिंग वाले क्या कर सकते हैं? जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है, डेफिनेटली फेज 2 में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं पढ़ते हो, आंसर राइटिंग इतनी नहीं करते हो, तो यही तो चीज़ है। ऑब्वियसली सैलरी आप देखो तो ऑलमोस्ट डबल ही है यहाँ पे, तो उस डबल सैलरी के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा, डबल एफर्ट तो चाहिए ही। तो उसके लिए फाइनेंस मैनेजमेंट, ईएसआई और इंग्लिश, ये आपका फेज 2 में मोटा मोटा सिलेबस है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट नाम से बहुत मुश्किल लगेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखना, इतना मुश्किल नहीं आता, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आते हैं। प्रिपरेशन अगर आज से शुरू करोगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, 4 घंटे दिन के अगर दे सकते हो, 2-2 घंटे फाइनेंस ईएसआई को अगर निकाल के अपने दे दोगे, बिलीव मी एट द एंड 6 महीने बाद जब आप मुझसे बात करोगे, यू विल थैंक मी कि उस टाइम पे यू नो कंसिस्टेंसी वाज इज द की, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू स्पेसिफाई अगेन। फाइनेंस मैनेजमेंट पेपर देख लेना पहले, स्टार्ट करने से पहले मैनेजमेंट से क्या पूछा था, स्ट्रेट अवे 15 नंबर का कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, चैलेंजेस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। जो डायरेक्टली सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हैं, जो थ्योरीज डायरेक्टली सिलेबस में लिखी है वही पूछ रहा है, पहले उतना तो कर लो, हो जाएगा, करोगे तो होगा। नेक्स्ट थिंग ईएसआई, देखो ईएसआई में स्टैटिक से बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, बट बिना स्टैटिक के करंट भी समझ में नहीं आएगा, वन थिंग। नेक्स्ट थिंग, ईएसआई में गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हो, बस उन गवर्नमेंट स्कीम्स को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ लेना, यू विल बी थ्रू। नेक्स्ट थिंग इंग्लिश में तो देखो प्रेसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, वो तो फेज़ 1 में आती है, बट ऐसे राइटिंग, ऐसे तो आप ऑलरेडी लिखते हो एसबीआई पीओ मेंस में, आईबीपीएस पीओ मेंस में, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इंग्लिश जो ऐसे राइटिंग आता भी है, एक तो सिमिलर पैटर्न पे आता है, दूसरी चीज़ ये भी है कि ऑप्शंस काफ़ी रहते हैं, आपको ऑप्शन रहेगा, आप अपने हिसाब से ऐसे का टॉपिक चूज़ कर सकते हो, तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। सो दिस इज़ योर फेज 2। नाउ बैंकिंग एस्पिरेंट की तो बात कर ली, अब दूसरे एस्पिरेंट्स की बात कर लेते हैं, यूपीएससी वाले। इफ़ यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट, आई सिंसियरली बिलीव कि आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो वो होगा फेज़ 1 में, बिकॉज ऑफ द क्वांट्स, बिकॉज ऑफ द रीजनिंग। हालांकि सीसैट में यू डू दिस क्वांट एंड रीजनिंग पार्ट, बट सीसैट का अप्रोच टूवर्ड्स यू नो क्वांट एंड रीजनिंग इज समवॉट डिफरेंट देन योर बैंकिंग वाला, स्पेसिफिकली योर आरबीआई ग्रेड बी अप्रोच। तो यहाँ पे यू नो यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू गिव इट सम टाइम, बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आपको एक एज ज़रूर रहेगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है, 4 नंबर क्वांट में लाने हैं, दैट्स इट। फेज़ 2 में यूपीएससी वालों को एज है, क्यों? इकोनॉमी, सोशल इश्यूज उनको उन्होंने पहले से ही पढ़े होंगे, बट उनको कहाँ दिक्कत आएगी, गवर्नमेंट स्कीम्स में स्पेसिफिकली। यूपीएससी में गवर्नमेंट स्कीम पूछता है, बजटरी एलोकेशन कभी नहीं पूछेगा, आरबीआई में पूछता है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप जब गवर्नमेंट स्कीम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा और जाके, वैसे तो फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, सीधा वहाँ जाके देख लो, क्यों ही खोलना है गवर्नमेंट स्कीम का डॉक्यूमेंट और खुद से पढ़ने बैठ जाना है। स्मार्ट स्टडी, दैट इज़ व्हाट यू कॉल, है ना, जो रिसोर्सेज हैं उसी में से देखो कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। रेगुलर आप आरबीआई के नोटिस, सर्कुलर्स, कोई भी इंपॉर्टेंट सेबी का सर्कुलर आता है, वो तो आप ऑलरेडी यूपीएससी में भी पढ़ते ही हो ना, एनालिसिस भी करते हो उसका, तो यहाँ पे भी तो वही करना है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ एनालिसिस पार्ट नहीं आता ज़्यादा, यहाँ पे आरबीआई के सर्कुलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है। मैनेजमेंट का पार्ट डेफिनेटली आपने नहीं पढ़ा होगा, बट इट इज़ वेरी इजी यार, कुछ नहीं है, देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप खुद ही समझ जाओगे। येस, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, वो भी सारे नहीं, तो सबके लिए ही अप्लाइड आते हैं, राइट, सबके लिए इक्वल लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, बट प्रैक्टिस के साथ आप इसको भी मास्टर कर सकते हो। फाइनेंस में हाँ, यूपीएससी वालों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बिकॉज यू नो क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े से डेप्थ में पूछता है, बट बिलीव मी करंट से ज़्यादा पूछता है। तो एक चीज़ ये भी लिख लेना कि करंट अफेयर्स के साथ वेल वर्स्ड रहना, और वैसे भी यूपीएससी कैंडिडेट्स इसके साथ वेल वर्स्ड रहते ही हैं। नेक्स्ट थिंग इंग्लिश तो चाहे बैंकिंग वाला हो चाहे यूपीएससी वाला हो, दोनों के लिए सेम ही चीज़ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, नाउ आई वॉन्ट टू स्ट्रेच अपॉन सर्टेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सब कुछ करने के बाद भी अगर आपने टेस्ट नहीं दिए, मॉक्स प्रैक्टिस नहीं किए, आंसर राइटिंग जो लिखी है उसे किसी से चेक नहीं करवाया, देन यू आर सीरियसली फॉल्टरिंग।
तो एक चीज़ ये कर लेना, अपनी पसंद की, आपको जो अच्छा लगता हो, एक मॉक, एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर खरीद लेना। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको समझ में आता रहेगा कि जो भी आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कितना रेलेवेंट है। वन थिंग, आप कितना याद कर पा रहे हो, हाउ मच यू कैन रिटेन, और आप कितना अच्छे से लिख पा रहे हो। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो देयर इज स्टिल टाइम कि आप उसको थोड़ा सा और एक्सप्रेसिव बना सकते हो। सो दैट इज़ ऑल व्हाट आई मीन बाय डेडिकेटिंग 4 आवर्स टूवर्ड्स द प्रिपरेशन। नाउ अगर आपके पास थोड़ा सा और टाइम बचता है, थोड़ा सा और, एक काम यहाँ से अब ये स्टार्ट कर देना, एक हिंदू मिंट या किसी भी का भी एक एडिटोरियल सेक्शन ज़रूर पढ़ना, ओपिनियन सेक्शन, एडिटोरियल सेक्शन ज़रूर पढ़ना शुरू कर देना। उससे एक चीज़ होती है कि यू फॉर्म एन ओपिनियन। न्यूज़पेपर पढ़ना तो वैसे भी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई एस्पिरेंट हो या ना हो, पढ़ना ज़रूर चाहिए। कुछ भी, कोई एक अच्छी बुक ही पढ़ो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट रीडिंग इज़ मस्ट। जो अच्छा पढ़ पाता है ना, वो आंसर राइटिंग भी अच्छी कर पाता है। सो फॉर आंसर राइटिंग आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास समय बचता है, प्लीज़ 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 रीडिंग की हैबिट बनाना। एक एडिटोरियल, एक आर्टिकल, एक पेज न्यूज़पेपर का पढ़ना शुरू करो। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप यू लाइक द सेशन। फॉर मोर सच सेशन, आप अगर आपको कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।